हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। सभी विद्यार्थी को गुड आफ्टरनून। तो बिहार पुलिस 2022 का जो सामने वैकेंसी है, साथ ही मद्य निषेध, फायरमैन और वनरक्षी, तीनों का सिलेबस भी समान है। तीनों का एक ही पैटर्न भी होता है। मैट्रिक बेस पर तीनों का एग्जाम होगा और उसी बेस को आधार बनाकर पहले आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद उसी बेस के आधार पर मॉडल सेट आपको बतलाया जाना है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेहतर होती है कि उसका क्या पैटर्न है, क्या स्तर है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना होता है, जो देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से वो बुक उपलब्ध है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मॉडल सेट पर आधारित विभिन्न प्रकार की गाइड और अन्य मॉडल सेट आपके पास उपलब्ध है, जो आपको ये बतलाएगा कि कैसे बेहतर तैयारी हो सके, किस स्तर का क्वेश्चन को बनाना है, ताकि आपको स्व परीक्षण के लिए भी ये बुक बेहद ही लाभदायक होता है। पूरी बुक को पूरे वैज्ञानिक तरीके से सुयोग्य शिक्षकों के माध्यम से तैयार किया गया है, जो आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि कौटिल्य, तो कौटिल्य कौन है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। इस पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासनिक जानकारी, मौर्य काल की प्रशासन की जानकारी या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसने अपने पुस्तक में दिए हैं कि 28 विभागाध्यक्ष का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। तब यहाँ देखिए, समाहर्ता जो आय व्यय का अधिकारी है, सन्निधाता कोषाध्यक्ष अर्थात खजांची है, तो समाहर्ता कर का संग्रह करता है और सन्निधाता उस कर को स्टॉक जमा रखते हैं। तो आंसर आपका समाहर्ता हो जाता है। कर्मांतिक वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है, उस पर नियंत्रण से संबंधित जो विभाग होता है उसे कर्मांतिक कहा गया। नागरिक, तो चलिए आम नागरिक है, सामान्य नागरिक है। तो आंसर आपका हो गया ए। निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? वो औद्योगिक नगर और देश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, ओसाका ये जापान में सही है। लंकाशायर ब्रिटेन का औद्योगिक नगरी सही है। सेलम तमिलनाडु भारत में है, जहां लौह इस्पात कारखाना अवस्थित है। लेकिन बर्मिंघम फ्रांस में नहीं, बल्कि यह इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का औद्योगिक नगर है बर्मिंघम। बर्मिंघम में ही अगला राष्ट्रमंडल खेल भी होना है। तो बर्मिंघम जो है ये पड़ता है इंग्लैंड में। तो आपका स्पष्ट है कि तीनों ए बी सी तीनों मिला हुआ है, जबकि डी का मेल गलत हो जाता है, अर्थात उत्तर आपका फ्रांस नहीं हो जाती है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक हुए। ये पहला व्यक्ति थे जो इस बात को समझे कि भारत की गरीबी, भारत का पिछड़ापन का मूल कारण क्या है। मूल कारण है अशिक्षा। समाज का एक बड़ा वर्ग, संपूर्ण महिला, चाहे वो ओबीसी की हो, पिछड़ा वर्ग की, दलित वर्ग की या जनरल वर्ग की, तो महिला को शिक्षा से दूर रखा गया है। समाज की 80% जनसंख्या जो कि ओबीसी दलित वर्ग से हैं, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है। तो जब तक समाज को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो समाज के विकास के लिए, सत्य की खोज के लिए, यथार्थपरक जिंदगी, व्यवहारिक जीवन के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किया। इनकी पत्नी, वो कह सकते हैं कि पहली महिला शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। भारत की पहली महिला, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका इनकी पत्नी ही थी। तो ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक,
दलित और महिला के शिक्षा के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। धन विधेयक मनी बिल अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक का उल्लेख है, जबकि 140 में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की आनुषांगिक एसोसिएट जो संस्था है उससे संबंधित अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 220 जो है हाई कोर्ट का जो है जो बाकी ये जज हैं जो न्यायाधीश हैं वो कहता है अनुच्छेद 220 की जज रहते हुए कोई भी व्यक्ति वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 210 जो है वो राज्य विधान मंडल की भाषा है कि राज्य की जो विधान मंडल है वहाँ जो चर्चा परिचर्चा इत्यादि विधि का निर्माण होगा उसकी भाषा क्या होगी। तो अलग अलग राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में विकास वहाँ विचार किया जाएगा। तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो, जिसमें संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसे धन विधेयक कहते हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चर्चा के लिए संसद में प्रस्तुत की जाती है, रखा जाता है। देखिए इकाई संतुलित बजट, इकाई मतलब होता है एक, संतुलित, तो संतुलित बजट कब होगा जब सरकार का आय और सरकार का व्यय दोनों बराबर हो। सरकार 100 रुपया सरकार की इनकम भी है और 100 रुपया सरकार का खर्च भी है, तभी होगा वह आय और व्यय दोनों, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जब बराबर होता है तो उस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट प्रस्तुत होता है, अर्थात सरकार की व्यय की तुलना में सरकार का आय कम होता है। तो यदि व्यय अधिक और आय कम हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। व्यय की तुलना में आय इनकम अधिक हो तो उसे लाभ का बजट कहते हैं, और आय और व्यय दोनों बराबर हो तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। तब कहता है गुणक तात्पर्य अगर कर में वृद्धि की जाती है, जाहिर सी बात है सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता तो राष्ट्रीय आय में तो कर में वृद्धि अर्थात इनकम में वृद्धि किया गया तो एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो गया, तो सरकार का दोनों का इनकम एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ गया, दोनों 1% 1 रुपया में वृद्धि हुई तो दोनों क्या हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात संतुलित रहना है तो किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन से उसको अलग रखना होगा। कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, ये जो नेतृत्व करता थे उनसे जुड़ा हुआ यहाँ आपका सुमेल करना है। तो वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी मणिकर्णिका जिनका मूल नाम था 1857 की क्रांति में झांसी में क्रांति का नेतृत्व की थी। नाना साहेब देखिए अवध अर्थात अवध मतलब हो गया लखनऊ, तो लखनऊ को कहते हैं अवध का क्षेत्र। यहाँ नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल अवध के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। नाना साहेब अवध में नहीं बल्कि नाना साहेब कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे, अर्थात आंसर हो गया सी। मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद उत्तर प्रदेश, तो ए बी और डी तीनों सुमेली थे, अर्थात विद्रोही और नेतृत्वकर्ता, विद्रोह का स्थल और नेतृत्वकर्ता दोनों सही है, लेकिन सी आपका गलत हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें हिंदू पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों का सरल भाष्य
वेदों का सरल भाष्य, सरल टीका हिंदी भाषा में लिखे थे, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके लेखक हो गए? तो स्वामी दयानंद की विचार की जानकारी हमें सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक से मिलती है, जो हिंदी में लिखी गई पुस्तक है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, गुजरात के थे। गुजराती होते हुए भी केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने अपना विचार हिंदी में रखा। राष्ट्रगुफ्तार भारत में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है राष्ट्रगुफ्तार। बेताल भट्ट नामक लेखक की पुस्तक है बेताल पचीसी। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। अब देखिए 4 पुस्तक है, चारों अलग अलग विद्वानों का, तो किसका विचार, जाहिर सी बात है जो उसके लेखक होंगे अपनी विचार अपनी पुस्तक में देंगे। तो विवेक दयानंद सरस्वती की विचार किसमें मिलेगा? तो वो मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश, जो वेदों का सरल भाष्य है, जो हिंदी में लिखा गया पुस्तक है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित किसमें सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई? यदि आंकड़ा के आधार पर देखें तो 2001 से 11 तक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि 1.93% वार्षिक की दर से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो एवरेज तौर पर भारत की जनसंख्या में वृद्धि जो हुई 1.93%। अब देखिए यहाँ पर आपके जो अब विकल्प है उसमें नागालैंड में जो वृद्धि हुआ 0.16% की दर से वृद्धि हुआ। अरुणाचल प्रदेश की जो वृद्धि है वो है 0.11% की दर से वृद्धि हुआ। मेघालय की जो वृद्धि हुआ 0.24% की दर से वृद्धि हुआ। और मणिपुर में 0.22% की दर से वृद्धि हुआ। अब यहाँ पर कितने सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि, तो स्पष्ट है कि देखिए नागालैंड में 0.16, मेघालय में 0.24 है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि यदि 2001 से 11 के दशक में हुआ तो वह था आपका राज्य मेघालय। दिए गए विकल्प के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि यदि किसी में हुआ तो मेघालय में, दिए गए विकल्प के आधार पर सबसे कम वृद्धि हुआ तो वो था अरुणाचल प्रदेश में। तो आंकड़ा बेस पर आधारित ये क्वेश्चन है। इससे आपको अंदाजा लगता है कि जनसंख्या से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार का वह जिला जहां 2001 से 11 में सर्वाधिक दशकीय मतलब 10 वर्षों में जनसंख्या में कितना, वहां था वार्षिक वृद्धि दर। अब देखिए आपका दिया है दशकीय वृद्धि दर। तो 2 क्वेश्चन लगातार आपके जनसंख्या पर आधारित है। तो मधेपुरा की 10 वर्षों में मधेपुरा की जनसंख्या में 31.1% की वृद्धि हुई। पटना की जनसंख्या में 23.7% की वृद्धि हुई। कैमूर की जनसंख्या में 26.2% की वृद्धि हुई। और किशनगंज की जनसंख्या में 30.4% की वृद्धि हुई। अब चारों जिला की वृद्धि से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो स्पष्ट है यहाँ दिए गए विकल्प में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में 10 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुआ? तो मधेपुरा में 31.1% की वृद्धि हुई। वास्को डी गामा, चलिए हर एक विद्यार्थी को पता होगा कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, तारीख भी क्या है तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को हिंद महासागर का तटीय नगर कालीकट पहुंचा। आपको ज्ञात होगा कि विगत दिन भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो वास्को डी गामा जो भारत आया है विगत दिन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो हर सेट में देखिए लगातार 3 सेट में, एक सेट में था कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड मार्ग होते हुए आया, तो केप ऑफ गुड मार्ग की खोज कब की गई। फिर था क्वेश्चन विगत में कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, यहाँ देखिए पहली बार कब आया। तो लगातार 3 सेट में वास्को डी गामा पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्योंकि ये आपको 9वीं क्लास में पढ़ना है। तो वास्को डी गामा
1898 में केरल का शहर कालीकट पहुंचा, जहां का स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, जबकि पहले से व्यापार कर रहा अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। तो 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री आया और भारत के व्यापार से उसे 60 गुना अधिक लाभांश प्राप्त हुआ। दूसरी बार वो 1502 ईस्वी में भारत आया था और तीसरी बार जब भारत आया तो 1524 में उसकी भारत में ही मृत्यु हुई थी। जब औसत उत्पाद अधिकतम हो, मान ले चलिए एक व्यक्ति मिलकर 10 उत्पादन किया, 2 व्यक्ति मिलकर उत्पादन शुरू किया तो 25 उत्पादन हुआ, 3 व्यक्ति उत्पादन किया तब उत्पादन बढ़कर 50 हो जाता है, 50, 4 मिलकर उत्पादन किया तो उत्पादन बढ़कर जो है 65 हो जाता है, 5 मिलकर उत्पादन किया तो उत्पादन बढ़कर जो है 75 हो जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति का 10 है, 2 व्यक्ति 25, 10, 35, 25 और 10, 35, तो 2 व्यक्ति का जब औसत उत्पादन कितना होता है 35, 17 मतलब 17.5%। 3 व्यक्ति तो का उत्पादन कितना हो गया, ओहो नहीं सॉरी, एक व्यक्ति का 10 से 2 व्यक्ति का जो उत्पादन होता है देखिए 12.5 हो जाता है। 3 व्यक्ति 13 तिया 14, 15 तिया 45, 16 तिया 48, 17 तिया 51 अर्थात लगभग 17 हो जाता है। 4 व्यक्ति में उत्पादन करता है तो 20, 17 चौका 68 मतलब क्या लगभग 16 होता है, 16 चौका 64। तब देखिए सबसे अधिक उत्पादन औसत उत्पादन कहाँ हुआ, 3 के पास। 3 व्यक्ति जब उत्पादन कर रहा होता है, 3 व्यक्ति मिलकर 50 वस्तु का उत्पादन किया तो एवरेज तौर पर 17 एक व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया गया। तो कहता है जब औसत उत्पाद अधिकतम हो तब एक कारक की सीमांत उत्पादकता देखिए क्या होता है, तो एक व्यक्ति उत्पादन किया तो एक व्यक्ति उत्पादन किया 10, दूसरा व्यक्ति जब एक्स्ट्रा आया तो उत्पादन कितना है, देखिए दूसरा व्यक्ति जब आया तो 10 तो पहले से था 15 बढ़ गया, तो 15, 10, 25, तीसरा देखिए 25 हुआ, चौथा देखिए कितना है फिर 15 है और पांचवा फिर कितना है 10 है। तो सीमांत उत्पादन अर्थात अंतिम इकाई या अगला इकाई से किया गया उत्पादन। तो जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन भी क्या होगा, तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है अर्थात उसमें वृद्धि हो रही है लगातार। देखिए पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 25। तो सीमांत सीमा का अंत जहां अगली इकाई या अंतिम इकाई से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। पूर्ण रोजगार मतलब 100% रोजगार है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना है। जब पूर्ण रोजगार कब होगा, जब प्रभावपूर्ण मांग अर्थात आपके पॉकेट में भरपूर पैसा रहेगा, किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति यदि आप में है, इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, तो खरीदने की शक्ति का होना, क्रय शक्ति का बेहतर होना प्रभावपूर्ण मांग। तो ये कब होगा, जब सरकारी व्यय में वृद्धि हो, सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे, सरकार सड़क का निर्माण करे, बिजली का निर्माण करे, स्कूल का निर्माण करे, शिक्षक बहाल करे, रेलवे में बहाल करे। तो बड़ी पैमाने पर जब बहाली होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगा वस्तु की मांग में, तो सरकारी व्यय में। लेकिन निवेश में कमी अर्थात सरकार यदि कम निवेश करे, कम सड़क बनाए, कम रेलवे लाइन का निर्माण करे तो लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आय कम जाएगी। आयात में वृद्धि, सरकार अपने उत्पादन न करके विदेश से सामान मंगा लेगा तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा नहीं। कर में वृद्धि कर देगा तो लोगों के पास जो पैसा सरकार को टैक्स दे देगा तो उसके पास पैसा घट जाएगी, तो वह घट जाएगा तो वस्तु की मांग नहीं करेगा। तो हर विकल्प को इस प्रकार से सोचना और समझना है कि दिए गए विकल्प को बेहतर तरीके से प्रश्न के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित की जा सकती है। लता मंगेशकर के पिता कौन है, तो दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। लता मंगेशकर का जन्म है 28 सितंबर 1929। 28 सितंबर 1929 लता मंगेशकर, जिसे स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है,
इनके पिता का नाम इसके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम था सेवंती मंगेशकर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। भारत रत्न से सम्मानित रही है लता मंगेशकर। अगला जो है भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 66 के आधार पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद का सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, संसद जब बोला गया तो संसद के सदस्य में लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, तो लोकसभा का 543 और राज्यसभा का 245 सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया बी। यहाँ पर देखिए निर्वाचित, तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो इसका मनोनयन होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भी भाग लेते हैं, तो विकल्प खत्म है। यहाँ देखिए सिर्फ राज्यसभा दे रहा है, यहाँ दे रहा है संसद और विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, अर्थात तीनों विकल्प सही है, केवल और केवल बी नंबर का विकल्प ही आपका सही है। संघ और राज्य के मध्य विषय का वितरण, संघ और राज्य के बीच संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। सिर्फ 3 सूची है। 7वीं अनुसूची में मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में बढ़कर 100 हो गया है। राज्य सूची में 66 विषय था, वर्तमान में घटकर 61 रह गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय था, वर्तमान में बढ़कर 52। अविशिष्ट विषय का चर्चा है, वह सभी अविशिष्ट विषय, अर्थात अविशिष्ट मतलब क्या, वो जो अवशेष बच गया, वह विषय जो तीनों सूची में नहीं है वह सभी संघ सूची का विषय होगा। तो संघ और राज्य के मध्य विवाद के विषय, साइबर कानून जो है दूरसंचार अविशिष्ट विषय है। तो अविशिष्ट विषय किसका हिस्सा होगा, तो कहता है वह सभी अविशिष्ट विषय जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है वह संघ सूची का हिस्सा होगा। अर्थात तो स्पष्ट क्या हो गया कि दूरसंचार किस में आ गया, तो संघ सूची में। और विशिष्ट विषय का तो कोई अलग से सूची है ही नहीं। कहता है वह अविशिष्ट विषय जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है वह सभी संघ सूची का विषय होगा। अर्थात अविशिष्ट विषय जो है वह संघ सूची के दायरा में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संघ सूची। निम्न से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अर्थात 3 जो है, 3 इसमें जो 3 विकल्प है वह प्रत्यक्ष कर है। अब 3 जो है प्रत्यक्ष कर है और एक विषय ये प्रत्यक्ष कर है। 3 अप्रत्यक्ष है और 1 प्रत्यक्ष है। ध्यान रखना है कि यदि कर व्यक्ति पर लगाया गया हो, व्यक्ति पर लगाया गया कर, या आय पर लगाया गया कर, ये प्रत्यक्ष कर होता है। और वस्तु पर लगाया गया कर, सेवा पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर होता है। बस सिंपल सा याद रखना है कि यदि कर टैक्स व्यक्ति पर, इंडिविजुअल पर्सन पर लगाया गया, इनकम पर लगाया गया तो वह प्रत्यक्ष कर है। यदि वस्तु और सेवा पर लगाया गया तो अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए जीएसटी क्या होता है, आप वस्तु खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस सेवा। तो ये VAT वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कर, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। यह क्या है, तो बिक्री कर को ही वैट कर के नाम से जाना गया। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी विदेश से जब हम सामान मंगाते हैं, आदमी पर नहीं लगती है, विदेश से हम आदमी नहीं मंगाते हैं, विदेश से सामान मंगाते हैं, वस्तु मंगाते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है। ये देखिए तीनों। जबकि निगम कर कंपनी के लाभांश पर, कंपनियों के लाभांश, प्रॉफिट, लाभांश पर लगने वाला कर को निगम कर कहा जाता है, जो भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें दिखलाया गया है कि सरकार को निगम कर से
15% प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होने की संभावना है। तो आंसर क्या हो गया? अन्य तीनों वस्तु पर लगाया गया कर अर्थात अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर धन पर लगाया गया कर अर्थात प्रत्यक्ष कर है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के आधार पर राज्य में उच्च न्यायालय का गठन होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। सर्वप्रथम 1861 के अधिनियम के आधार पर 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। वर्तमान समय में देश में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका बेटा आराम शाह बना। आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी रहा, जहां यह मात्र 8 माह ही शासन कर पाया। उसके बाद आराम शाह का साला अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम में से एक शासक था जो 1286 से लेकर 1289 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन बलबन यह गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली जो 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया। तो स्पष्ट एक उत्तर आपका हो जाता है आराम शाह। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में उत्तर पश्चिम अर्थात कहां हो गया? उत्तर पश्चिम अर्थात पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी, पूर्वी राजस्थान ये जो हो गया वर्तमान समय में भारत का पश्चिमोत्तर भाग हो गया। तो यहाँ शीतकाल अर्थात जनवरी फरवरी में यहाँ जो वर्षा होती है जो रबी के फसल के लिए लाभदायक होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात से वर्षा जो होती है वह मूलतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में, बिहार तक के क्षेत्र में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत का सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्न से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? चलिए ये क्वेश्चन इंटर का था जो अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रूसो जो हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो रूसो का सिद्धांत था जो अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस आपका मैट्रिक लेवल का कर दिया गया है। इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जहां का राजा का नाम था जेम्स तृतीय की निरंकुश सत्ता के विरोध में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जेम्स तृतीय की निरंकुश सत्ता के विरोध में वहां जन जागरण के द्वारा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और जेम्स की जगह पर विलियम तृतीय को वहां का राजा बनाया गया। और वास्तविक तौर पर देखा जाए इसी क्रांति के बाद, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही विश्व में आधुनिक लोकतंत्र
डेमोक्रेसी की शुरुआत इसी क्रांति के बाद से हुआ माना जाता है। चलिए, आज भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन अब तक भारत में एक दो नहीं बल्कि 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ये उप प्रधानमंत्री थे। दूसरा थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के शासन प्रधानमंत्रित्व काल में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तीसरा प्रधानमंत्री जो बने वो थे जगजीवन राम, जो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में उप प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब इनके काल में देवी चौधरी लाल उप प्रधानमंत्री थे। सबसे अंतिम 7वां उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी रहे। तो उप प्रधानमंत्री अब तक 7 हुए। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र, देखिए पूर्ति वक्र क्या होता है, तो ये नीचे का रेखा जो होती है वो पूर्ति की रेखा, इधर आपका हो गया कीमत। तो पूर्ति की रेखा इस रूप में चलती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे कीमत में कमी आती है पूर्ति भी कमती है। तो ये हुआ सप्लाई वक्र। तो सप्लाई वक्र कहता है कि पूर्ति वक्र की कीमत अक्ष को काटता है, अर्थात यदि कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच जहां दोनों मिल जाती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं, अर्थात पूर्ति लोच क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण आज का सेट यही समाप्त होता है। अगले दिन हम पुनः एक नए सेट के साथ फिर से आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।